स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। मेरे ऊपर FIR भी हुआ कि ATC के दफात के साथ मैं ऐसे में फेडरेशंस बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं। जा रहा है और गुर्बत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम का डिसीजन लिया है, वो कैसा है। सबसे पहले हम जाए MNA की सीट के लिए। तो जब आप इतनी करीब पहुंचकर तो आपने क्यों मुस्लिम लीग नून को छोड़ा? एसोसिएशंस हैं या हमारे जो क्लब्स हैं उनको एक जगह बुलाया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए। उनके साथ से मिली हूँ या सजाद खान साहब से मिली हूँ, तो जो दूसरे MP MNA है तो उनको इस चीज की जेलों में धक्के खाए, हॉस्पिटलों में धक्के खाए, वो लोग क्यों नहीं आए? तो ये एक्ट 2025 है, इसको खत्म किया जाए। और कल शायद मुझे खबर एक और भी मिली कि जो हमारे टीवी जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुल्क पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, अगर हुकूमत वफ्द की जानिब अगर हम देखते हैं तो हुकूमत वफ्द हमें ये बताता है कि जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की कह लें जो इकॉनमी गुर्बत की सतह से नीचे जा रहा है और गुर्बत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है मलिया हुसैन चौधरी साहबा है, जो कह लें कि बहुत अच्छी कारकुन थी। कह लें कि ठीक है, मैंने इसलिए लफ्ज़ बोला है कि आज इन्हें एक पार्टी न्यू ज्वाइन की है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ हैं खुरम अब्बासी साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी है कि वो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये तो एक प्रोग्राम होगा जो हमारा कह लें कि 3-4 लोगों का होगा, और इसके बाद जो है कि खुरम साहब के साथ आपके साथ 1 to 1 बात करवाई जाएगी कि आया उनकी पाकिस्तान में क्या ऐसी एक्टिविटी वो चाहते हैं और क्या होनी चाहिए। इसमें हमें आपकी भी राय दरकार रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि खुरम साहब के ये जो इक़्तिदाम है जो पाकिस्तान में वो लाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी कैसी काविशें हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि जो मलिया हुसैन चौधरी साहब हैं, उनने जो पार्टी तब्दीली का डिसीजन लिया है, वो कैसा है। सबसे पहले हम जाएंगे जनाब मलिया हुसैन। मलिया हुसैन चौधरी हमारे साथ हैं। मलिया बहन, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मलिया बहन, आपकी खिदमात को भी, आपने जो मेहनत की, जो काविशें हैं, उसको हमारी नवाज साहबा की कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी पेशी हुई तो आप वहाँ पर पहुँची एज ए वर्कर। मियाँ साहब की कोई तारीख हुई, आप वहाँ पर पहुँची। शायद खकान अब्बासी साहब की कोई भी तारीख हुई, आप पहुंची। एहसन इकबाल साहब की तारीखों पर आप पहुंचे। हमने देखा कि मुस्लिम लीग का कोई भी ऐसा कह लें कि जो MPA या MNA था, जब वो पुलिस की गिरफ्त में था, या उनके ऊपर जो केसेस बन रहे थे, आप वहां पर पहुंची। तो आज क्या ऐसी तब्दीली आई, कौन सी ऐसी रंजिश होगी आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ कि आज आपने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीज़न ये है कि जब आप मेरिट को अहमियत नहीं देते। मैं बाहसियत पार्टी वर्कर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। मेरे ऊपर FIR भी हुआ कि ATC के दफात के साथ मैं एज टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। मैंने वो केस 5 साल भुगत लिया। मुझे किसी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरा कोई वाली वारस नहीं था पार्टी में, और मैं एज नॉमिनेटेड कैंडिडेट थी MNA के लिए, लेकिन मुझे वो जगह मैं नहीं ले सकी क्योंकि मैं क्या कहना चाहिए, ना V8 वाली थी, ना 100 कैनाल के घर पे मैं रहती थी, और ना मेरे पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोजीशन था। तो जिन लोगों ने रिश्वत खोरी से जो आ सके थे, बैक डोर से, डिप्लोमेसी से, वो लोग एंटर हो गया, जो मुझ जैसे पार्टी वर्कर को पूरी तरह इग्नोर किया गया क़यादत की तरफ से। ये मेरे बहुत रंजिश है इस मामले में। इस वजह से मैंने पार्टी को खैरबाद किया। मुझे बहुत अच्छे पार्टी में मैंने शमूलियत इसलिए इख्तियार किया, शाहिद खान अब्बासी साहब की शख्सियत को पूरी दुनिया मानती है वो। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप एक और चीज़ आपसे शेयर, एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, जिसमें मैडम की टांग भी टूट गई और ये हॉस्पिटल में भी रही। इनका कह लें 1-2 ऑपरेशन भी हुए, लेकिन कोई भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो थी, वो मैडम का हाल अहवाल पूछने नहीं आई हॉस्पिटल में। हालांकि इस्लामाबाद मैडम पिम्स हॉस्पिटल में थी, और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैंने जाके मैडम को देखा। तो अल्लाह का शुक्र है नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जब अल्लाह पाक कोई दर्द देता है तो फिर अल्लाह पाक दुआ भी दे ही देता है। लेकिन कह लें कि जो गिला या शिकवा या जो रंज या दुख रह जाता है, वो ये होता है कि जिनके लिए मैं खड़ी रही, जिनके लिए मैं हॉस्पिटलों में गई, जेलों में धक्के खाए, हॉस्पिटलों में धक्के खाए,
वो लोग क्यों नहीं आए। तो यही आज मेरा ख्याल है मलिया मैडम को भी आज तकलीफ़ है, परेशानी है, जिसकी वजह से आज इनने शाहिद खकान अब्बासी की जो पार्टी है अवामी पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और ये अब अवामी पाकिस्तान पार्टी के लिए काम करेंगी और हमारी भी नेक तमन्ना इनके साथ है। और मैडम कौन सा ऐसा जो है जो शाहिद खकान अब्बासी साहब का है जो आपको पसंद आया है, किस चीज़ पे शाहिद खकान अब्बासी साहब काम कर रहे हैं जो आपको पसंद आया? वो अवामी एजेंडा है। हाँ। शाहिद खकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम के दुख दर्द पूरी तरह वो आगाह है उन चीज़ों से। और यहाँ लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए वो कह रहे हैं हमेशा रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। विदाउट रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में जो जितनी नाइंसाफियाँ हो रही लोगों के साथ, अवाम के साथ, उनको कम से कम किया जाए। और मेरे तो यही है, मेरे भी पार्टी में शामिल होने का मेन वजह यही है कि हम सब मिलके अवाम की खिदमत कर सके। हम कुर्सी के लिए नहीं लड़ेंगे, हमें कुर्सी की अहमियत नहीं है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इंसाफ मिले, उनके दुख दर्द में हम शामिल हो सके। और यही मेरी नेशनल असम्बली के लिए। तो जब आप इतनी करीब पहुंच के तो आपने वापसी का रास्ता क्यों इख्तियार किया जब आपका सफ़र अब बहुत करीब हो चुका था MNA की सीट के लिए? तो जब आप इतनी करीब पहुंचकर तो आपने क्यों मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया? इसका रीज़न भी यही है। देखिए, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने मुझे मेरे हवाले से जिस वक्त इंटरव्यू हो रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के सामने भरपूर तरीके से एक रेफरेंस पेश किया मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मैं गवाही देती हूँ। जब वो गवाह भी नहीं माना गया, मुझे MNA के सीट से महरूम करने के लिए उनके गवाह भी नहीं माना गया। और आज मौजूदा अभी मौजूदा स्पीकर है या सादिक साहब, उन्होंने भी कहा कि मलिहा फॉरनर है, बहुत अहम रोल है श्रीलंका के साथ हमारा, और मलिहा को असेंबली में लाए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के भी नहीं सुनाई गया। तो मुझे इस वजह से बहुत रंजिश है इस मामले में, इसलिए मैंने खैरबाद कह दिया। अच्छा मैडम, हमारी सियासत का एक बड़ा मसला है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं, तो नाज़रीन आपको यही कहूँगा अगर हमारी बहन को थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाता ना तो ये बड़ों के छक्के उड़ा देती, क्योंकि हमने इनकी कह लें कि जो हिम्मत है ना मेन चीज़ होती है वो देखी है, एजुकेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है, बोलना भी जानती हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन वही बात है कि जो लोग कह लें कि जो जेलस किस्म के लोग होते हैं उनने मैडम को आगे नहीं आने दिया। और पार्टियों में होता क्या नाज़रीन के जो पैराशूटर होते हैं वो सामने आ जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं कि जो फाइनेंशियली तौर पे वीक होते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ एक और भी यहाँ पर मेहमान बैठे हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में साहब हमारे साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो खुरम भाई बड़े प्लान लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए कि जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो खुरम भाई क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको, आपकी टीम को, सुल्तान साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हर मौके पर पाकिस्तान की खिदमत आपके थ्रू भी हो रही है और आपके चैनल से आप लोगों की आवाज़ को मकाम बाला तक बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। आपने जिस तरह रावलपिंडी शहर से और मुख्तलिफ़ अजला से पंजाब में अपनी एक टीम बनाई है, तो उन सबको मेरा आदाब सलाम। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पैदाइश से ही मैं बाहर रह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वतन अज़ीज़ में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोग हैं, और इंडस्ट्री का फुकदान होने की वजह से काफ़ी टैलेंट हमारा जो है वो ओवरसीज़ चला जाता है। इन सब को अगर हम एक जगह यकजा करें तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें बाहर से जो सपोर्ट मिल सकती है मैं उसको पाकिस्तान में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई जाए, हमारे टैलेंट को पाकिस्तान में ही अकोमोडेट कर दिया जाए ताकि वो अपनी फ़नी सलाहियतों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएं। कौन कौन सी गेम लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ पर SOPs का ज़्यादातर ख्याल नहीं रखा जाता और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर हम वहाँ से पाकिस्तान के लिए मतवज्जा करके यहाँ पर इंडस्ट्री का जो जोन है या बफर जोन्स या इंडस्ट्रियल जोन होते हैं उनमें अगर बाकायदा तौर पे इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के लेवल पर लॉन्च करें तो बाहर से काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो लाई जा सकती है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इतनी तरजीहाती बुनियाद पर तो उनको कामयाबी या पज़राई नहीं मिली, क्योंकि बाहर के ममालिक में जो टेक्नोलॉजीज़ या टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ की जा रही है
हम ये चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में लाया जाए और उनसे भरपूर इस्तेफादा हासिल किया जाए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोग्राम है टेविटा, उसके थ्रू प्रोफेशनल्स स्किल डेवलपमेंट्स, इसी तरह स्पोर्ट्स में जो है प्रॉपर आप यूथ को ट्रेनिंग दें और इंटरेक्टिव मैचेस वगैरह कराएं ताकि इनको वो सहूलियात मिल सके जिससे हमारे मुल्क का नाम और वक़ार भी पूरी दुनिया में फैले और हमारी इंडस्ट्री को जो है ना वो एक फ़रोग़ मिल सके। माशियत में एक इसका एक अच्छा एक ज्यादातर लोग हैं वो तो पाकिस्तान से पैसा लेके बाहर भाग रहे हैं, आप बाहर से पाकिस्तान पैसा लाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों चेंजिंग आई आपने? देखिए, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें आप जब बाहर की इंडस्ट्री में या बाहर के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लाकर उनको पाकिस्तान के जियोग्राफिकली पोटेंशियल्स के बारे में या एक्सपर्टीज़ या हमारे यहाँ पे जो मौक़े हमें हासिल हैं अगर उनको बरोकार लाया जाए और बाकायदा तौर पे दुनिया के शोकेस पर पेश किया जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ में कमी, हमारे पास कुदरती वसाइल हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। बस इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक छोटी सी काविश की कि एक NGO के थ्रू अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश की हकाम बाला तक और हुकूमती सतह तक कि हम उन तमाम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ला सकते हैं जिससे हमारे मुल्क में एक इंडस्ट्री का पहिया लगेगा और उससे हमारी मुल्क की मैशियत का पहिया। कौन कौन सी ऐसी गेमें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान में आप समझते हैं कि काम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में फेडरेशंस बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं और तमाम सूबों में अपने अपनी कमेटीज़ बनी हुई हैं स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले ये है कि मैं उन स्पोर्ट्स को देखा जाए जिनको निगलेक्ट कर दिया गया, जैसे कि हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गया और काफ़ी ऐसे खेल हैं जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स अपना लोहा मनवा चुके हैं और गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में, ओलंपिक्स में जब भी जाते हैं तो हमारे यहाँ से एक पूरा वफद जाता है, पूरी टीमें जाती हैं, लेकिन वहाँ से खातर ख्वाह कोई हमें कामयाबी नहीं मिलती, रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि जैसे कि अभी एक ओलंपियन है अभी अरशद नदीम साहब, हाँ जी, जिन पर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फोकस किया और उनके तवज्जो मबजूल कराई गई तो वो आप गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आए हैं। इस तरह के और भी हमारे पास हिडन ज्वेल्स हैं जो कि छुपे हुए हीरे हैं या नगीने हैं जिन्हें हम पॉलिश करना चाहते हैं। उन्हें प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देकर हम खेल के फ़रोग़ के लिए यूथ को, क्योंकि अगर ये मामलात अगर होंगे इससे तीन चीज़ों का बेसिक फ़ायदा होगा। एक तो हमारी यूथ का इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो इस वक्त हमारे यूथ जो है मायूसी की तरफ चले जाते हैं, वो ड्रग्स और एक मज़ीद माशरे की ख़राबी की तरफ जाते हैं, तो हम रिहैबिलिटेशंस और रिहैब और यूथ को जो है ऑर्गेनाइज करके एक उस तरफ लाना चाहते हैं जहाँ पे जो उनका डोमेन है उसी में वो रह के अपने आप को अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है अपने मुल्क का नाम रोशन करें और हम उन्हें प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। तो अभी आपने इस पर कितना काम किया है? देखिए, इनिशियल स्टेज पे मुझे बहुत सारे इस वक्त चैलेंज दरकार है और ज़ाहिरी बात है कि होंगे। अब इन चीज़ों को मरतब करने के लिए सबसे पहले तो हमें अभी एक सर्कुलर पहले इशू करना है या एलामिया जारी करना है कि भाई हम लोग ये एक प्लान लेके आए हैं हमारा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे टीमें या हमारे जो एसोसिएशंस हैं या हमारे जो क्लब्स हैं उनको एक जगह बुलाया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनके साथ रवाबते बढ़ाए जाए, MOUs बनाए जाएँ, फिर उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, जो भी एथलीट्स वगैरह सेलेक्ट हो गए उनको फिर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कराए जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे उन्हें गेमें दिखाई जाएंगी कि मसलन उनके नशोनुमा या उनके जो इन्वायरमेंटल ऑफ द गेम का जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह पूरे किए जाते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए फिर हमें पाकिस्तान में उस तरह की जो है वजारती लेवल पर या हुकूमती लेवल पर या अपने सूबाई लेवल पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। तो आपका अपना कितना एक्सपीरियंस है खेलों के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से? देखिए, स्पोर्ट्स का तो हर बचपन से ही मेरा इतना ही शौक़ रहा कि मुझे ज़्यादा फुटबॉल में दिलचस्पी रही है। अच्छा। मेरे फैमिली में से जो हैं वो क्रिकेटर्स भी रहे हैं, हॉकी में भी रहे हैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर जो फोकस ये रहा है कि मैं फ़ुटबॉल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नाज़रीन, खुरम भाई की जो हाइट है, जो हाथ पाँव है ना, वो भी फुटबॉल वाली है और फुटबॉल में जैसा कि आपने देखा है
कि जो खिलाड़ी होते हैं अमूमन जो कामयाब होते हैं वो जो कदावर होते हैं ना, बड़े बड़ी जिनकी हाइट होती है, मजबूत हाथ पाँव होते हैं, तो माशाल्लाह खुरम भाई भी ऐसे ही हैं। तो चलते हैं, थोड़ी सियासी गुफ्तगू भी कर लें। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आज मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है, नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया है। मैडम ये बताएं कि जो मियाँ साहब के साथ आपकी मोहब्बत थी वो रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, सियासी पॉलिटिकल वर्कर हम सबको इज्जत करते हैं। ये बात नहीं कि हम कभी किसी के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन में तो कभी शामिल नहीं होंगे, लेकिन सियासी कमियां खुबियां तो हमारी जगह पसंद करेंगे। इसका वजह ये है सियासी इख्तलाफात रहेगा, हाँ बिल्कुल, और मोहब्बत भी रहेगी मियाँ साहब के साथ। बहुत मोहब्बत इसीलिए है कि जाहिर 3 दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, बट हम उनका कदर करते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनको सराहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये है कि जो पार्टी वर्कर उनके साथ नाइंसाफी किया मियाँ साहब के मौजूदगी में, वो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी बात से। अच्छा मैडम, हमने देखा कि आपने कोई भी ऐसी अदालत नहीं है, कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के पीछे आप नहीं गई। अभी आपने बताया कि आपके ऊपर एक FIR भी होगी थी, और मुझे ये बताएं कि जब आपके ऊपर FIR हुई या आप कचहरियों में जाती थी या अदालतों में जब जाती थी, तो इसका जो आप ज़ाहिर बात है अखराजात आते हैं, पेट्रोल लगता है, गाड़ी लगती है, खाना पीना होता है, तो ये जो अखराजात थे ये अपनी जेब से करती थी या पार्टी आपको देती? पार्टी 1 रुपये के हमें सहूलत नहीं प्रोवाइड की, मैं खुद अपने जेब से आना जाना तमाम चीजें मैंने खुद की। अच्छा, आप एक गिला शिकवा ये भी कर रही थी कि जो हमारी पिंडी की सियासत है, पिंडी की सियासत में अगर मैं नासिर भट्ट साहब से मिली हूँ या सजाद खान साहब से मिली हूँ, तो जो दूसरे MP MNA है तो उनको इस चीज़ की काफ़ी रंजिश होती थी, काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ पे। तो ये पिंडी में ऐसा क्यों है? पिंडी में सियासी ग्रुप बंदी है, सिरे से मुस्लिम लीग नून को ऐसे डिवाइड किया गया 3-4 लोगों ने मिलकर। इस वजह से इलेक्शन हारने का मेन वजह ये है, हम रावलपिंडी से अटक तक इलेक्शन हार चुके हैं। ये किसी ने भी जीत के असेंबली में नहीं बैठे हुए है। इसका जिसमें दिन गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैंने भरपूर कैंपेन चलाया इन सब के। अच्छा नाज़रीन, वैसे तो जैसे भी मैडम ने बताया है कि पिंडी से हम लोग हारे हुए हैं, लेकिन जो दानियाल साहब की सीट है वो भी जीते हुए हैं, जो कह लें कि जो हनीफ अब्बासी साहब की सीट है वो भी जीते हुए हैं, और 1-2 और सीटें हैं मलक इब्रार साहब वाली, वो भी सीटें हुए हैं। लेकिन जो PTI इल्जामात लगाती है फॉर्म 45 या फॉर्म 47 जो है, इसको अगर देखा जाए तो ये सब हारे हुए हैं। तो मैडम ये बताएं, जो फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 है, इसमें क्या हकीकत है? इसमें है कोई हकीकत? हारे हुए हैं ये सब लोग? सारे हरे हुए, 1 to all हरे हुए है। अच्छा, तो ये गुस्से से आप कह रही हैं, ये जेन्युइन बात है? ये जेन्युइन बात है, गुस्से से कोई बात नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी जेन्युइन ये देखिए, PTI को इलेक्शन लड़ने का कहाँ मौका दिया गया? उनको किसी जगह पर भी जलसे जुलूस करने की इजाजत थी? उन्होंने कोई पैनाप्लेक्स वगैरह लगाया? इन्होंने कैंपेन चलाया? कुछ भी नहीं किया। सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने इलेक्शन जीता, क्योंकि मैंने कैंपेन चला, मैं 100 घर का कैंपेन किया, तो एक गली के अंदर मुझे 100 में से 99 लोग उनका जवाब क्या था? 804 कैदी नंबर, दैट्स इट। 804 नंबर, कैदी नंबर 804। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मलकू ने गाना भी गाया, काफी हिट भी हुआ। अच्छा, मलकू को भी इससे नाज़रीन काफी कह लें कि जो शोहरत मिली, और पाकिस्तान में तो मिली, जैसे कि हमारे साथ खुरम साहब है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो बाहर के मुल्कों में भी कह लें कि जो मलकू को ना काफी शोहरत मिली इस गाने की वजह से। और कह लें कि जो सोशल मीडिया है, आज जैसा कि अभी आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान में एक कानून लाया गया है, पीका एक्ट 2025, तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अब जो मेरी तरह के यूट्यूबर है, चैनल मालकान है या एंकर साहिबान है, उनके ऊपर भी कह लें कि अब काफी सारी पाबंदियां लगने जा रही हैं। लाहौर में हमारी जो RIUJ है, इस्लामाबाद रावलपिंडी जो प्रेस क्लब है, उनने भी एक एप्लीकेशन दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में कि ये जो पीका एक्ट 2025 है इसको खत्म किया जाए। और कल शायद मुझे खबर एक और भी मिली कि जो हमारे TV एंकर हैं, साहिबान हैं, उनकी भी एक तंजीम है, उनने भी एक एप्लीकेशन अदालत में सबमिट कर दी है कि इसको जो है पीका एक्ट को 2025 को इसमें तरमीम की जाए, इसमें चेंजिंग की जाए। तो जो अगर फेक वीडियो की बात की जाती है, तो जिस तरह RIUJ के जो प्रेसिडेंट हैं तारक अली विर्क साहब, उनने भी कहा कि सबसे बड़े तो मुतासरीन हम हैं फेक वीडियो के हवाले से, हमें गालियां दी जाती हैं और
काफी सारे हमें भी मसले मसाइल है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि ये कानून पास करने से पहले जो सहाफ़ी बरादरी है उससे मुशावरत की जाएगी, लेकिन सहाफ़ी बरादरी से भी मुशावरत नहीं की गई। फिर बिलावल साहब ने कहा, मौलाना साहब ने कहा कि जिसके ऊपर जो फाइनल सिग्नेचर हैं वो सदर साहब के होने हैं, आसफ अली जरदारी साहब के, तो वो आपसे मुशावरत की जाएगी। तो उसके बावजूद भी मुशावरत नहीं की गई। RIUJ के नाज़रीन इलेक्शन थे तो तारक अली विर्क साहब जो है एज ए जो सदर हैं वो इलेक्ट हुए, और जब वो इलेक्ट हुए तो एक वहां पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक कह लें कि जो एक सेलिब्रेट किया जा रहा था इस प्रोग्राम को, तो पीछे से खबर आती है कि जी जो जरदारी साहब है उनने पीका एक्ट 2025 पे सिग्नेचर कर दिए। नाज़रीन ये गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, हमारे साथ मेहमान है, अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं, खाना जैसे ही आता है तो फिर ये जो सिलसिला हम यहाँ से तोड़ रहे हैं यहाँ से शुरू करेंगे। खुरम साहब भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम लीग नून की जो कारकुन थी यानी कि है नहीं है, इनसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।